अभी हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर, जिसके लीड रोल में थे किलियन मर्फी। मैंने मूवी तो नहीं देखी, लेकिन मुझे पता चला कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट के ऊपर है जिसने एटम बम की इन्वेंशन की। ये चीज़ मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने कुछ छानबीन करना शुरू किया और कुछ ही देर की मेहनत और जानकारी हासिल करने के बाद ये मामूली सा इंसान मेरे दिमाग में बिल्कुल घुसकर बैठ गया। और तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वॉज ओपेनहाइमर अ हीरो और अ विलन? Julius Robert Oppenheimer, father of the atomic bomb. He was the director of Manhattan Project, which created the first nuclear bomb. ईयर 1904 में ओपेनहाइमर की पैदाइश होती है न्यूयॉर्क के एक जर्मन ज्यूइश परिवार में। ओपेनहाइमर को बचपन से पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। ही वॉज अ ट्रू जीनियस। 10 साल की उम्र में ही हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते थे। 12 साल की उम्र में ही इनको न्यूयॉर्क के मिनरलोजी क्लब में स्पीच देने के लिए इनवाइट किया गया था। अब 1945 में जुलाई 16 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको रेगिस्तान में एक बॉम्ब धमाका हुआ, जो कोई मामूली बॉम्ब धमाका नहीं था। ये पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट था। इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर विस्फोट को देखकर खुद हैरान हो जाते, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। प्रोजेक्ट के साइंटिस्ट ने ब्लास्ट का साइज लगभग 0.3 किलो टन ऑफ TNT तक एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जब बॉम्ब ब्लास्ट हुई तो उसका साइज उनकी कैलकुलेशन से 50 गुना ज़्यादा था। और इस एक्सप्लोजन से इतनी गर्मी निकली कि इसके पास की स्टील टावर भाप बनकर उड़ गई और इसके शॉक वेव को 160 किलोमीटर दूर तक के लोगों ने महसूस किया। और ये सब देखकर ओपेनहाइमर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और ये लाइन बोलते हुए कहते हैं, Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that. अब इस प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जहां कुछ लोग ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के लीडिंग साइंटिस्ट मान रहे थे, वहीं कुछ लोग इन पर शक कर रहे थे, क्योंकि इनकी फैमिली बिल्कुल प्योर कम्युनिस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी। यहाँ तक कि ओपेनहाइमर भी कम्युनिस्ट ग्रुप्स को लेकर बहुत पॉजिटिव थे। मगर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, क्योंकि असल मिशन उस वक्त अमेरिका को एक न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए थी। और इसी चीज को नजर में रखते हुए अमेरिका के सीनियर जनरल ग्रुप्स ने ओपेनहाइमर को पर्सनली सपोर्ट किया और कहा कि ये एक्सपेरिमेंट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बगैर मुमकिन नहीं। एक एटम बम बनाने में ओपेनहाइमर के एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी और ईयर 1943 में इनको प्रोजेक्ट ट्रिनिटी का लीड बना दिया गया। अब 7 दिसंबर 1941 को जापान पर्ल हार्बर पर हमला कर देता है और अमेरिका को वर्ल्ड वॉर में एंट्री करने का मकसद या कहे एक बहाना मिल जाता है। और उस वक्त जापान को कोई अंदाजा नहीं था कि इस चीज की कितनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। अब आता है 6 अगस्त 1945। अमेरिका ने बदला जापान के एक शहर हिरोशिमा में अपना पहला एटॉमिक हमला लिटिल बॉय बॉम्ब को गिराकर ले लिया। अब इस चीज को लेकर ओपेनहाइमर थोड़े खुश हुए और चाहने लगे कि यह चीज नाजी या हिटलर के साथ होना चाहिए था, मगर हुआ कुछ और ही। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने अपना सेकंड न्यूक्लियर द फैट मैन बॉम्ब को नागासाकी में गिरा दिया और देखते ही देखते पूरी दुनिया में मातम छा गया। ओपेनहाइमर इस ब्लास्ट को देखकर अचानक से एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन तक जब ये खबर पहुंची तो वो बहुत गमज़दा हुए और उनका रिएक्शन था, वो इज मी। उन्होंने कहा, मैनकाइंड इन्वेंटेड द एटॉमिक बॉम्ब बट नो माउस वुड एवर कंस्ट्रक्ट अ माउस ट्रैप। कुछ दिन बाद 17 अगस्त को ओपेनहाइमर खुद वॉशिंगटन गए और सेक्रेटरी ऑफ वॉर को अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी उन्हें खुद ही दी और सीधा सीधा कहा कि न्यूक्लियर हथियारों पर बैन लगा दी जाए। इतना भारी रिग्रेट उन्होंने महसूस किया कि इन्होंने ये क्या कर डाला। अब अप्रैल 1945 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट गुजर जाते हैं और अब नए प्रेसिडेंट बनते हैं हैरी ट्रूमन। ओपेनहाइमर अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट से जब मिलने जाते हैं तो सीधा उनके मुंह पे कहते हैं, आई हैव ब्लड्स ऑन माई हैंड।
और प्रेसिडेंट ट्रूमन इसे सुनकर ओपनहाइमर को गालियां देना शुरू कर देते और अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस आदमी को मेरे ऑफिस से बाहर फेंको और मैं इस आदमी की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। ओपनहाइमर चुपचाप वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ दिन तक यूएस कमीशन के साथ काम करना शुरू कर देते, न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए और न्यूक्लियर अटैक्स को रोकने के लिए। मगर फिर जब ट्रूमन उस कमीशन में आते हैं ये कहते हुए कि अब हमें एक हाइड्रोजन बॉम्ब बनानी चाहिए, तो ओपनहाइमर उन्हें सख्ती से अपोज करते हैं, मगर वो नहीं मानते और इसका नतीजा ये निकलता है कि ओपनहाइमर से उनकी नौकरी छीन ली जाती है। अब अपनी बची हुई जिंदगी जे रॉबर्ट ओपनहाइमर एकेडमिक प्रोफेशन में लगाते हैं और दुनिया भर में जाकर एटॉमिक अटैक्स को रोकने के लिए लेक्चर्स देते हैं। इन्हें 3 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया मगर एक भी नहीं जीत पाए। अब ईयर 1965 में थ्रोट कैंसर की वजह से ओपनहाइमर 62 इयर्स की एज में ही सिर्फ गुजर जाते हैं। और ये चीज़ उतनी भी ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि ओपनहाइमर बड़े खतरनाक किस्म के चेन स्मोकर थे। एंड एट द एंड, इन माय व्यू, ओपनहाइमर वाज अ ट्रू हीरो।